हम सब के लिए अपने देश में दो जगह ऐसी हैं जहां से हम सबके फायदे के लिए कानून बनते हैं। पहला है संसद और दूसरा है न्यायालय। नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य अपने YouTube चैनल मदद का अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 8 पे कमीशन पर जारी हुए लेटर के बारे में। ये दोनों लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही इन दोनों लेटर के अंदर क्या कहा गया है ये भी बताऊंगा। तो शुरू करूं इससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिल सके। सामने जो लेटर दिखाई दे रहा है ये लेटर है लोकसभा से। लोकसभा के अंदर श्री TR बालू और श्री आनंद भदौरिया जी ने कुछ सवाल पूछे थे 8 पे कमीशन को लेकर। उसके ऊपर क्या जवाब आए हैं और वो सवाल क्या हैं आपको बताता हूं। जुलाई 2025 को लोकसभा के अंदर लिखित प्रश्न संख्या 150 के अंदर श्री TR बालू और श्री आनंद भदौरिया जी ने सवाल पूछे, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित ना किए जाने के क्या कारण हैं। अगला है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे। ये सारे सवाल 8 पे कमीशन से संबंधित हैं। इसका देखते हैं जवाब क्या दिया। जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग CPC को गठित करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अभी इस पे इन्होंने सिर्फ क्या किया है, इस जगह से सुझाव मांगे हैं। 8वें केंद्रीय आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा। यानी जब ये सारी चीज हो जाएगी उसके बाद ही ये इस पर कार्रवाई करेंगे। पिछला जो मैंने लेटर दिखाया वो 21 जुलाई 2025 का था, जो लोकसभा का था। ये अगला लेटर जो आप देख रहे हैं ये 22 जुलाई 2025 का है और ये है राज्यसभा का। यानी दोनों सदनों में इसकी चर्चा चल रही है। इसका मतलब सरकार के अंदर भी कुछ सुगबुगाहट चल रही है। अगर इस 22 जुलाई के लेटर के अंदर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सवाल किए गए हैं। काफ़ी सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसकी जो प्रश्न संख्या है वो 223 है और 22 जुलाई 2025 को श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने ये सवाल किया है, जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या जवाब दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका सवाल है, क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदाता तंत्र परिषद NCJCM से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या हैं। इनका भी सवाल वही है कि क्या आपको सुझाव मिले, क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है। साथ ही इन्होंने आगे पूछा, क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इन्होंने पूछा है कि अगर कर रहे हैं तो उसका ब्यौरा क्या है और नहीं तो उसका कारण क्या है। इसके जवाब में वित्त राज्य श्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। हितधारक परामर्श के भाग के रूप में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदाती मशीनरी परिषद NCJCM से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अंकल्प के रूप में संलग्न है। अगला इनका जवाब है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए। इसके अंदर देखिए उन्होंने लिखा है, निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य
लाभ अवलिक सुविधाओं, पेंशन अवलिक ग्रेजुटी जैसे सेवानिवृत्त लाभ और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। अब इसके नीचे जो इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी विभाग दिया हुआ है, क्योंकि जो पे कमीशन है वो कई विभाग के लिए लागू होता है। मोटा मोटा अगर इसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, डाक विभाग, संघ राज्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, भारतीय लेखा परीक्षा में जो काम कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, संसद अधिनियम के तहत स्थापित नियमों निकायों आरबीआई को छोड़कर केंद्र सरकार के स्वामित्व निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। अब इसके अंदर देखो इन्होंने लिखा है कि जो ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों की श्रेणियां हैं, इनको जो है 1/1/2026 से व्यापक संशोधित वेतन पैकेट तैयार करने के संबंध में इन्होंने बताया हुआ है। अब क्या बताया हुआ है वो भी सुन लीजिए। आगे इसके अंदर दिया हुआ है, आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की अनुशंसा के संदर्भ में डॉक्टर इंक्रॉयड सूत्र में संशोधनों के साथ पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं तथा 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को सभ्य और सम्मानजनक जीवन निर्वाह मजदूरी के रूप में प्रदान करने हेतु वेतन संरचना लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्त लाभ, कल्याण संबंधी मामले आदि का निर्धारित करेगा। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार कर रहा। यानी इसके अंदर ये कहा गया है, पुराने नियमों का हवाला दिया गया है, साथ ही बताया गया है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस तरीके से जो पे कमीशन के अंदर आने वाले लोग हैं उनका सम्मान, उनको सही जीवन यापन के लिए इस पर ध्यान दिया जाए। लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ पे लेवल है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है। यानी अगर कोई लेवल 1 में है तो उसको 2 के साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। अगला इसमें कहा गया है एमएससीपी के ऊपर। जो एमएससीपी है उसमें भी जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, यानी एमएससीपी योजना में विद्यमान विसंगतियों पर विचार करना और सेवा में रहते हुए 3 न्यूनतम पदोन्नति यानी 3 प्रमोशन एमएससीपी के द्वारा मिलने की बात कही गई है। इसमें आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृत की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण करना, यानी जो भी कोई राहत है उसको तुरंत लागू करना। और साथ ही इन्होंने कहा है कि वेतन एवं पेंशन में तत्काल विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते राहत का प्रतिशत निर्धारण करना, यानी जो महंगाई भत्ता है उसको जो है उसका प्रतिशत, उसका जो परसेंटेज है वो निर्धारित तुरंत किया जाए। इसमें आगे इन्होंने कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग विसंगतियों का निपटारा करना, यानी 7th पे कमीशन के अंदर जो कमियां रह गई थी जिसका मुद्दा पीछे भी जेसीएम ने बैठकों में उठाया है उसके बारे में इन्होंने कहा है। अब इसके अंदर क्या क्या समस्याएं आई हैं वो इसमें नीचे बताया इन्होंने। इसके अंदर जो समस्याएं हैं वो इस तरीके से हैं, पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी, परिवार पेंशन, 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्युनिट हिस्से की बहाली, यानी जो आप पीछे सुन रहे होंगे कि 15 साल की जगह कम किया जाए, वो भी इसके अंदर बातचीत करने की बात कही गई है। साथ ही प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन। आगे इसमें कहा है कि पहले के और जो अभी आने वाले पेंशन धारक हैं सबको समान अधिकार, समान जो है पेंशन दी। के पीछे आप देख रहे होंगे जो पहले पेंशन आए हैं, जो अभी आ रहे हैं, उनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। आगे इसके अंदर कहा गया है CGHS से संबंधित जो मामले हैं उनका भी निपटारा होना चाहिए। साथ ही जो डाक पेंशनर हैं उनके साथ भी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करना, यानी जो डाक विभाग के लोग हैं उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रेजुएशन तक बच्चों का क्या है कि उनको जो एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी, ये दोनों जो है मिलनी चाहिए, इसकी सिफारिश की जाए। आगे इसके अंदर वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना तथा समाप्त किए गए अग्रिमों को बहाल करना, यानी कुछ जो चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दिया है उसको भी बहाल करने की बात इसके अंदर
कही गई है। भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्यों के प्रकृति के शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जो पूरे 365 दिन 24 घंटे काम करते। आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जोखिम और कठिनाई भत्ता रेलवे को भी दिया जाए। अंदर रक्षा असैन्य कर्मचारियों के लिए हथियार, गोला बारूद, रसायन, विस्फोटक और एसिड आदि की विनिर्माण तथा भंडारण में शामिल 12 जोखिमपूर्ण और खतरनाक कार्य स्थितियों पर विचार करना तथा विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज, मुआवजा आदि की सिफारिश करना। यानी जो खतरनाक जगहों पे काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष जोखिम भत्ता होना चाहिए और बीमा भी होना चाहिए, ये बात सही है, और मुआवजा आदि की भी राशि इसके अंदर मिलनी चाहिए, ये बात इसके अंदर कही गई है। ये थे 2 लेटर जिनके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर क्या सवाल पूछे गए और उनके क्या जवाब दिए गए हैं। अभी तक 8 पे कमीशन की यही सूचना है। आगे जो भी इससे संबंधित खबर होगी वो मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों या उनके परिवार के लिए जो भी समस्याएं या जो भी विषय हैं उन पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।